Welcome friends. So today we are going to start with a new chapter that is D and F block elements. इसके अंदर बच्चे हम क्या क्या पढ़ेंगे? जो हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स एफ ब्लॉक के, इसके बारे में जो हमारे पास ट्रांजिशन और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर जो आपके पास पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट, इनकी सिंथेसिस और इनके ऑक्सीडाइजिंग एक्शन के बारे में भी इसमें हम पढ़ेंगे। ठीक है बच्चे, तो देखेंगे हम इसके अंदर कि हमारे पास क्या क्या है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स किसे कहते हैं, ट्रांजिशन किसे कहते हैं, क्यों कहा जाता है। ठीक है बच्चे, तो बच्चे जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से हैं? जो कि हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, ट्रांजिशन कहते हैं। तो जब हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट है, इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? n-1 d 1 to n ns 1 to 2। ठीक है, कहीं जगह पर ये आपको ns 0 से 2 भी लिखा रहेगा, राइट। ns 0 सिर्फ एक ही केस में होता है, वैसे बाकी जगह नहीं होता, पैलेडियम के केस में होता है। और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है हम एफ ब्लॉक एलिमेंट को कहते हैं। इनर ट्रांजिशन को कहते हैं कि एफ ब्लॉक के अंदर से ये चालू होते हैं, इसलिए इसको हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, सो डी ब्लॉक के अंदर जो हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, इसके अंदर 4 सीरीज हैं। एक हमारे पास 3D सीरीज है, एक 4D है, एक 5D है और एक 6D सीरीज। 3D सीरीज एटॉमिक नंबर 21 से 30 तक है। 4D सीरीज जो है एटॉमिक नंबर 39 से 48 तक है। 5D सीरीज जो है एटॉमिक नंबर 57, लेंथनम जो होता है पहले, और उसके बाद आपका जो एटॉमिक नंबर 72 से 80 तक है, राइट। 6D सीरीज आपका एटॉमिक नंबर 89 एक्टिनियम, और उसके बाद 104 से 112। टोटल हमारे पास डी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसलिए हमारे पास डी के अंदर जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, उसके अंदर टोटल 10 ही एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है बच्चे, अब हमारे पास जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, इन्हें हम ट्रांजिशन क्यों कहते हैं? पहली बात, व्हाई दे आर नोन एज ट्रांजिशन? बिकॉज they show transition of properties between S block and P block। P block और S block के बीच में प्रॉपर्टी का इन बिटवीन होती है, इसलिए इसको हम ट्रांजिशन कहते हैं। और कंडीशन क्या है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स होने के लिए, कि ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए कंडीशन क्या है कि n-1 d ऑर्बिटल के अंदर क्या होने चाहिए? इट शुड बी इनकम्प्लीटली फिल्ड, इनकम्प्लीटली फिल्ड इन नॉर्मल एज वेल एज ऑक्सीडाइज्ड स्टेट। इसमें जो अपनी ऑक्सीडाइज्ड स्टेट के अंदर भी उसमें n-1 d ऑर्बिटल में इनकम्प्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उसको ही हम ट्रांजिशन एलिमेंट कंसीडर करते हैं। अगर उसके अंदर कंप्लीटली फिल्ड आ जाएंगे तो उसे कंसीडर नहीं किया जाएगा। ठीक है बच्चे, अब जैसे कि हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, तो पहले जनरल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, फिर हम इनकी बाकी स्टडी करेंगे। तो इनका जो होगा मेटेलिक कैरेक्टर होगा, दे विल बी हेवी मेटल्स। क्या होंगे? ये हेवी मेटल होंगे। ठीक है, इनके हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होंगे, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाते हैं, इंटरस्टिशियल
कंपाउंड, नॉन स्टियोकोमेट्रिक कंपाउंड बनाते हैं, नॉन स्टियोकोमेट्रिक। फिर क्या कहते हैं, कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर दिखाते हैं, क्या है, हैवी मेटल्स हैं, इनके मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, कलर कंपाउंड बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं, इंटरस्टिशियल नॉन स्टियोकोमेट्रिक। फिर एलॉयज बनाने में भी काम आते हैं, ये किसमें, एलॉयज बनाने में भी काम आते हैं। ये सब प्रॉपर्टी हम जो है इनकी डिटेल में पढ़ेंगे कि हमारे पास क्या क्या है, किस तरीके से ये वेरी करते हैं। ठीक है बच्चे, क्या क्या चेंजेस आने चाहिए और क्यों ये ऐसा होता है। ठीक है, फिर मोस्टली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है सारे के सारे, मेटल्स है तो क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव ही होंगे। ठीक है बच्चे, तो अब हम बात करते हैं कि हमारे 3D सीरीज के अंदर जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं वो कौन से हैं। ठीक है बच्चे, तो अब हमारे पास स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। राइट, ये हमारे पास क्या है, जो 3D सीरीज के एलिमेंट्स हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। अब हमारी जो नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन हम अगर इसकी लें तो क्या आएगी, इट विल बी 4s2 3d1, इसकी 4s2 3d2, 4s2 3d3, इसकी आएगी 4s1 3d5, 4s2 3d5, 4s2 3d6, 4s2 3d7, 4s2 3d8, 4s2 4s1 3d10 एंड 4s2 3d10। ठीक है बच्चे, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक, ये हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है बच्चे, अब हमारे पास ये देखा जाए कि हमारे, मैंने कहा कि i-1 डी में 1 से 10 तक इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और क्या होना चाहिए, ns2। नॉर्मली हम क्या करते हैं, ns2 कंसिडर करते हैं। अब ये देखा जाए नॉर्मल जनरली अगर हम देखें तो क्या लिखते हैं, n-1 d1 to 10 ns2। जनरल कॉन्फ़िगरेशन कैसे हमेशा दो ही होते हैं, बट एक्सेप्शन बिहेवियर मैंने आपको बताया 0 to 2 भी आ जाता है कुछ के अंदर, किसी में 0 भी होते हैं, बन गया। जैसे जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास क्रोमियम के केस में एक्सेप्शन बिहेवियर है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 4s1 3d5। सिमिलरली हमारे पास कॉपर के केस में क्या है, 4s1 3d10। ये ऐसा क्यों है, क्योंकि ये जो होते हैं ये क्या करेंगे कि एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन की, इसकी वजह से इसके अंदर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाता है, d4 की जगह वो d5 हो जाता है। सिमिलरली कॉपर में भी जो कंप्लीटली फील्ड होती है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन इसमें 3d9 की जगह 3d10 आता है। इसमें भी रीअरेंजिंग होती है, रीऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है बच्चे, अब क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इन एलिमेंट में से कौन सा ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। सो इट इज जिंक, क्योंकि मैंने आपको कहा कि n-1 डी कंप्लीटली फील्ड होनी चाहिए, बट यहां पर हमारे पास जिंक जो है वो कंप्लीटली फील्ड है, नॉर्मल स्टेट में भी और ऑक्सीडाइज्ड स्टेट में भी। अगर हम Zn2 पॉजिटिव भी करेंगे तो भी वो 3d10 रहेगा, और जिंक नॉर्मल है तो क्या 4s2 3d10, तो नॉर्मल स्टेट में और ऑक्सीडाइज्ड स्टेट में भी वो 3d10 है, कंप्लीटली फील्ड है, तो इसलिए ये क्या करेगा, ट्रांजिशन मेटल में हम कंसीडर नहीं करते हैं, विद एक्सेप्शन टू ओनली द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कि ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेते हैं, इसकी वजह से इसको सिर्फ हम ट्रांजिशन में स्टडी करते हैं, बाकी और ये कोई प्रॉपर्टी ट्रांजिशन के हिसाब से नहीं दिखाता है। ठीक है बच्चे,
तो ये हमारे पास 3D सीरीज में था स्कैंडियम से जिंक तक, राइट, एटॉमिक नंबर 21 टू 30। इसके बाद जो हमारे पास देखा जाए कि जो एक्सेप्शंस की बात कर लेते हैं सीरीज के अंदर ही, कि हमारे पास जैसे कि जिंक, कैडमियम और मरकरी है, राइट, कैडमियम भी है और मरकरी भी है। इनको हम कंसिडर नहीं करते हैं ट्रांजिशन में, क्योंकि इसके अंदर भी कंप्लीटली फिल्ड क्या आता है, स्टेट आ जाती है। इसमें क्या आ जाएगा 5s2 4d10, इसमें क्या आ जाएगा 6s2 5d10। ठीक है बच्चे, तो इसकी वजह से हमारे पास ये ट्रांजिशन सीरीज में कंसिडर नहीं करते हैं। और पैलेडियम को अगर देखा जाए, किसको, पैलेडियम की अगर हम बात करें तो पैलेडियम अपनी जो ऑक्सीडेशन स्टेट पैलेडियम में देखा जाए तो पैलेडियम एक लौता ऐसा है जिसके अंदर S जो है वो 0 रहता है। सिर्फ पैलेडियम के केस में ऐसा होगा कि जो S इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके अंदर वो कैसे रहेंगे, 0 रहेंगे। ठीक है बच्चे, इसमें पैलेडियम के केस में ऐसा होता है। 4d10 इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या आती है, 4d10 5s0, ओनली एलिमेंट विद 0 इलेक्ट्रॉन इन s ऑर्बिटल। ठीक है बच्चे, फिर हमारे पास जो एटॉमिक नंबर देखा जाए 41, 42, 43, 44, 45, 46, ये सब एक्सेप्शन दिखाते हैं, ये सब एक्सेप्शन दिखाते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, मींस इनमें s में 1 इलेक्ट्रॉन रहता है। सिमिलरली हमारे पास गोल्ड और प्लैटिनम है, वो भी एक्सेप्शन दिखाते हैं, प्लैटिनम और गोल्ड ये भी एक्सेप्शन दिखाते हैं। ठीक है बच्चे, सो हमारे पास कितनी सीरीज है, 3D सीरीज है, 4D सीरीज है, 5D सीरीज है और 6D सीरीज है। ठीक है, इज इट ओके बेटा? अब जो हमारे पास देखा जाए कि अगर हम इनकी प्रॉपर्टीज की बात करना चालू करें, इनकी प्रॉपर्टीज की, तो सबसे पहले हम इनकी एटॉमिक साइज की बात करते हैं। एटॉमिक साइज और आयनिक रेडियस की अगर बात करें तो इसके अंदर जैसे जैसे हम अलोंग द पीरियड चलते हैं तो साइज जो है वो क्या होता है, घटता चला जाता है, राइट। जैसे जैसे हम अलोंग द पीरियड अगर मूव करेंगे, अलोंग द पीरियड अगर हम मूव करेंगे तो क्या होता है, साइज डिक्रीजेस, राइट। अब ये साइज जो डिक्रीज करता है ये किस हिसाब से है कि आपके जो इलेक्ट्रॉन है वो एक ही शेल में ऐड हो रहे हैं, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है। अब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी और साइज क्या होता है, छोटा होता है। अब ये जो डिक्रीज होता है ये कहां तक होता है, मिड ऑफ द सीरीज तक अगर देखा जाए तो ये साइज जो है डिक्रीज करता है। उसके बाद ये साइज ऑलमोस्ट क्या है, कांस्टेंट हो जाता है। क्यों हो जाता है, जो कि इलेक्ट्रॉन जो है वो डी ऑर्बिटल में भरे जा रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में भर रहे हैं तो उसके कारण क्या शील्डिंग इफेक्ट हो रहा है। अब शील्डिंग इफेक्ट जो होता है, शील्डिंग इफेक्ट किसको बैलेंस कर लेता है, इट काउंटर बैलेंस न्यूक्लियर चार्ज। अब न्यूक्लियर चार्ज को जब बैलेंस कर लेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, उसका साइज ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं आता है। एंड एट द एंड ऑफ द सीरीज, एट द एंड ऑफ द सीरीज, अगर एंड ऑफ द सीरीज में देखें, जैसे कि हमारा जिंक का केस लेंगे, अगर हम पहली सीरीज में थे, ठीक है, दूसरे उसमें देखें तो कैडमियम, और तीसरे में हमारी जो है मरकरी। इसमें इनका जो एंड सीरीज में साइज जो है वो इंक्रीज कर जाता है। एट द एंड ऑफ द सीरीज साइज इंक्रीजेस। क्यों कर जाता है, बिकॉज ऑफ मोर शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट जो है वो ज्यादा हो जाता है, किससे, जो आपका आयनिक चार्ज, जो आपका न्यूक्लियर चार्ज होता है। इसकी वजह से जब रिपल्शन बढ़ जाएगी तो साइज क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। ठीक है बच्चे, तो ये किसमें होगा, 3D सीरीज में होगा एग्जाम।
इसमें 3D सीरीज, राइट। अब डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो 4D वालों का साइज जो होगा वो किससे होगा, 3D सीरीज से ज्यादा। अच्छा एक चीज याद रखना कि जब भी हम नॉर्मली प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं तो सिमिलैरिटी किसमें, ग्रुप में बात करते हैं, बट जब हम डी ब्लॉक की बात करते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, तो इसके अंदर जो सिमिलैरिटी की बात की जाती है वो हॉरिजॉन्टल सीरीज में बात की जाती है, पीरियड के अंदर इसमें सिमिलैरिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द ग्रुप, ठीक है। तो जब आप वहां से नीचे चलेंगे, कहां से, 3D सीरीज से आप नीचे आएंगे, अब नीचे आएंगे तो क्या होगा बच्चे कि आपका साइज जो है वो वेरी कर रहा है। अब साइज इंक्रीज करेगा, 4D सीरीज का साइज जो होगा वो ज्यादा होगा किससे, 3D से, राइट। 4D सीरीज का साइज जो होगा वो ज्यादा होगा। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि साइज बढ़ जाता, ऐसा क्यों होता है क्योंकि एक नई शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं, इलेक्ट्रॉन नई शेल, तो 4D का साइज जो होगा वो ज्यादा होगा किससे, 3D सीरीज वाले से, 4D सीरीज का, राइट। अब 4D और 5D सीरीज का साइज ऑलमोस्ट सेम रहता है। 4D सीरीज और 5D सीरीज का साइज जो होता है ऑलमोस्ट सेम होता है, राइट। क्यों होता है, इट इज ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण इसके अंदर क्या होता है, हमारा साइज ऑलमोस्ट सेम रहता है। अब लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, फिलिंग ऑफ 4f ऑर्बिटल बिफोर 5t, ठीक है जी। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वो क्या होगा, मींस 4D का 3D से ज्यादा है और 4D और 5D का सेम होता है। 5D का जो है वो ज्यादा होना चाहिए था, बट ऑलमोस्ट सेम क्यों होता है, क्योंकि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, फिलिंग ऑफ 4f ऑर्बिटल्स बिफोर 5D। अब 4f की जो है पुअर शील्डिंग होती है, इसकी क्या होती है, पुअर शील्डिंग होगी। अब पुअर शील्डिंग होगी तो क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो क्या होगा, आपका साइज जो होगा वो छोटा होगा। इसलिए 4D सीरीज और 5D सीरीज का साइज जो रहता है वो ऑलमोस्ट सेम रहता है, ठीक है बच्चे। अब ऐसा ही इनका आयनिक रेडियस में भी सेम टू सेम यही होता है, ठीक है। फिर इसके बाद जो हमारे पास आता है दैट इज देयर मेटालिक करेक्टर। क्या है, मेटालिक करेक्टर। मेटालिक करेक्टर की बात करें तो मेटालिक करेक्टर देखा जाए तो मेटालिक करेक्टर क्या होता है, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। अब इनकी आयनाइजेशन पोटेंशियल जैसे इनिशियल कम होती है, एस ब्लॉक से ज्यादा होती है, बट पी ब्लॉक से कम होती है, तो इनकी टेंडेंसी क्या है, इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। बट जैसे जैसे हम अलोंग द पीरियड ऐसे मूव करेंगे तो आयनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ती चली जाएगी, राइट। अब बढ़ती चली जाएगी तो इलेक्ट्रॉन को लूज करने की एनर्जी भी ज्यादा जाएगी। अब ये डिपेंड करता है कि ये सारे के सारे मेटल हैं। अब कुछ हार्ड मेटल होते हैं और कुछ सॉफ्ट मेटल होते हैं, कुछ हार्ड है और कुछ सॉफ्ट है। अब हार्ड मेटल देखा जाए तो वो क्यों है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो उतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग करेगा। अब स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग करेगा तो उतना ज्यादा उसको क्या, मेटालिक करेक्टर होगा, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं बॉन्डिंग के लिए n-1d के और ns के, इनके इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं, जिसकी वजह से ये क्या कर लेते हैं, बॉन्डिंग कर लेते हैं, ठीक है। और जिसमें जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो उतना ज्यादा हार्ड होगा और जिसमें पेयर्ड होंगे वो उतना सॉफ्ट होगा। अब जैसे कि देखा जाए जिंक है, ब्रिटल इन नेचर होता है जिंक,
राइट, पढ़ा है आपने। फिर मरकरी देखा होगा, लिक्विड स्टेट में होता है। ओनली मेटल इन लिक्विड स्टेट इज मरकरी। क्यों? इसके अंदर पेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3d10 4d10, इसमें 3d10, इसमें 5d10, तो ये पूरे के पूरे बड़े भरे रहते हैं, जिसकी वजह से ये क्या होते हैं, सॉफ्ट मेटल्स होते हैं, जिंक, कैडमियम और मरकरी। ये 3d10 हो गए, 4d10 हो गए, 5d10 होगा, ठीक है। और जो इनिशियल आपके मेटल्स हैं, जैसे हम 3d सीरीज की बात करें, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, तो ये क्या है, हार्ड मेटल है, ठीक है। अब देखा है सबसे ज्यादा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन किसमें होंगे, 3d सीरीज में तो क्रोमियम में होंगे, 3d सीरीज में क्रोमियम में होंगे, 4d सीरीज में मॉलिब्डेनम में होंगे, राइट, और 5d सीरीज में हमारे पास टंगस्टन में होंगे, ठीक है बच्चे। तो ये हमारे पास 3d सीरीज में, ये हमारे पास 4d सीरीज में, ये हमारे पास 5d सीरीज में मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब देखा जाए क्रोमियम के केस में देखें तो क्रोमियम की हमारी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 4s1 3d5। तो अब ये देखिए डी में अगर देखा जाए 1 2 3 4 5, पांचों के पांचों इलेक्ट्रॉन जो है वो अनपेयर्ड है, और s में भी अनपेयर्ड है, राइट। तो जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज्यादा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग करेगा वो, और उतने ही हार्ड होगा, ठीक है बच्चे। सो जो हमारे पास देखा जाए तो डिपेंड करता है मेटल के करैक्टर किसके ऊपर, इनके बॉन्डिंग के ऊपर। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो किसकी आ जाती है कि जो इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करें तो वो भी हम इसी के बेस पर कह सकते हैं, इसके जो हमारे पास ये है बॉन्डिंग, इसी के ऊपर हम बता सकते हैं कि इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कैसे होंगे, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब ये डिपेंड करता है कि इनके पास कितने अनपेयर्ड, जिसके पास जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी उतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी तो उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, ठीक है। तो किस पे डिपेंड करता है वो, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग पे, जिसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उसकी उतनी ही ज्यादा आपके पास क्या होगा, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अब अगर हम 3d सीरीज की बात करें तो 3d सीरीज में मैक्सिमम किसके ऊपर जाएगा, क्रोमियम के ऊपर जाएगा, राइट। और इसके बाद जो आपके पास है पहले इंक्रीज करेगा, 3d सीरीज में अगर बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस फ्रॉम स्कैंडियम टू क्रोमियम, उसके बाद क्या करता है, मैंगनीज से जिंक तक वो डिक्रीज करता चला जाता है, ठीक है। अब ऐसा क्यों हुआ, अब देखिए क्रोमियम की बात करें अगर तो क्रोमियम में हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन क्या है, अभी बताया मैंने आपको 4s1 3d5, और अगर हम मैंगनीज की बात करें तो 4s2 3d5 है। इसमें हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 6 हैं, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5। तो इसीलिए इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ज्यादा होता है, इसका क्या होगा, कम। जिसमें जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो उतना ज्यादा क्या करेगा, उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा, तो उतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग कर लेता है, राइट। अब कह सकते हैं कि भाई मैंगनीज में भी 5 है, इसमें भी काफी ज्यादा है, बट फिर ये जो है इसका जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है वो कम क्यों है क्रोमियम से। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक्जेक्टली हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होती है, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होती है तो वो इजीली अवेलेबल नहीं रहता है, राइट। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इजीली अवेलेबल नहीं रहते हैं, ठीक है, इसीलिए वो क्या करता है, डिप कर जाता है, ठीक है। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है तो वो डीलोकलाइजेशन नहीं कर पाते हैं, क्या होता है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, therefore
दे डिलोकलाइज लेस। ठीक है बच्चे, तो 3D सीरीज में मैंगनीज का है एक्सेप्शन बिहेवियर। 4D सीरीज में अगर हम बात करें तो टेक्नीटियम है। क्या है? TC जो है हमारे पास टेक्नीटियम, इसका काम होता है, राइट। तो इसके अंदर भी ऐसा क्यों हुआ? टेक्नीटियम का काम है, ये भी सेम वही कारण है। ठीक है बच्चे, तो ये हमारे पास आ जाता है क्या? ये हमारी 4D सीरीज में एक्सेप्शन बिहेवियर करता है। ठीक है, कम है नॉर्मल ट्रेंड से कम। 3D सीरीज में मैंगनीज का काम हो जाता है क्रोमियम से, और 4D सीरीज में हमारे पास टेक्नीटियम जो होता है उसका काम हो जाता है किससे? मॉलिब्डेनम से। ठीक है बच्चे, अब इसके बाद क्यों क्यों ऐसा होता है कि घटता चला जाता है? क्योंकि नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते चले जाते हैं। D6 D7 में पेयरिंग होना चालू हो जाती है, D6 में पेयरिंग होगी, D7 में, D8 में, D9 में और D10 में। इसलिए बॉन्डिंग के लिए इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो अवेलेबल नहीं रहते हैं। ठीक है बच्चे, इसके बाद जो हमारे पास आता है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के बाद, अच्छा याद रखना बच्चे, बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट अगर देखा जाए सबसे ज्यादा किसका है? टंगस्टन का है। इसका है टंगस्टन। टंगस्टन हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इन द पीरियोडिक टेबल। ठीक है बच्चे, टंगस्टन का जो कितना होता है? 3683 होता है, 3683 केल्विन। ठीक है बच्चे, इसका टंगस्टन का। और सबसे कम जो हमारा होता है वो किसका होता है? मरकरी का होता है, इट इज 234 केल्विन। ठीक है बच्चे, टंगस्टन का सबसे ज्यादा है और मरकरी का सबसे कम होता है। इसके बाद अगर हम बात करें किसकी? इनकी डेंसिटी की बात करते हैं। तो डेंसिटी जो होती है वो जैसे जैसे मास बढ़ता चला जाता है, एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो मास नंबर भी बढ़ता है, तो उसकी वजह से इनकी डेंसिटी भी इंक्रीज करती चली जाती है। डेंसिटी जो होगी वो इंक्रीज करेगी अलोंग द पीरियड। डेंसिटी इंक्रीजेस अलोंग द पीरियड। ठीक है, सबसे ज्यादा डेंसिटी जो होती है वो किसकी है? हमारी इरिडियम की है। इरिडियम हैज द हाईएस्ट डेंसिटी। इरिडियम के बाद किसकी आती है? ऑस्मियम की। इसकी ऑस्मियम की। बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस होता है हमारा इरिडियम में और ऑस्मियम में। ठीक, इरिडियम की जो होती है 22.61 होती है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जबकि ऑस्मियम की जो होती है वो 22.59 होती है। कितनी? 22.5। सबसे कम डेंसिटी अगर देखा जाए तो किसकी होती है? स्कैंडियम की लीस्ट। ठीक है बच्चे, 3.43 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है बच्चे, तो सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी है? इरिडियम, उसके बाद ऑस्मियम की है, और जो ट्रांजिशन एलिमेंट है सबसे कम किसकी है? स्कैंडियम की, 3.43 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसके बाद अगर हम बात करें तो जो आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है हम उसकी बात करते हैं। अब आयनाइजेशन पोटेंशियल के अंदर जो ट्रेंड है वो काफी वेरिएबल है। फर्स्ट सीरीज के अंदर अगर हम देखें आयनाइजेशन पोटेंशियल का जो ट्रेंड है वो काफी वेरिएबल। तो बेटा जो 3D की वेरिएबल होती है सबसे ज्यादा वो 3D सीरीज के अंदर। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जब रिमूव करते हैं तो उसके अंदर किससे आते हैं? NS या फिर N-1d ऑर्बिटल से रिमूव होते हैं इलेक्ट्रॉन, तो इसमें रीऑर्गेनाइजेशन हो जाती है। क्या होती है? रीऑर्गेनाइजेशन किसकी? S और d ऑर्बिटल में। तो जिसमें कारण
एनर्जी, एक्सचेंज एनर्जी रिलीज होती है। क्या होती है? एक्सचेंज एनर्जी रिलीज होती है, राइट। तो इसकी वजह से 3D सीरीज के अंदर जो होता है बहुत ही वेरिएबल हमारे पास क्या होती है? आयनाइजेशन पोटेंशियल होती है। देखा जाए तो 3D के अंदर जिंक की सबसे ज्यादा हाईएस्ट होती है। क्यों होती है? क्योंकि उसके अंदर हमारे पास 4s2 3d10 होता है, तो इलेक्ट्रॉन जो है कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल में से निकलते हैं, इसलिए जिंक की जो फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल है, फर्स्ट आईई जो होती है वो हाईएस्ट होती है अपने रिस्पेक्टिव पीरियड के अंदर, राइट। क्रोमियम की कम क्यों होती है? क्रोमियम की कम इसलिए होती है क्योंकि उसमें से एक इलेक्ट्रॉन जो आता है वो हमारे पास 3d5 4s1 s में s1 से निकलता है, इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन दे देता है, इसलिए क्रोमियम की इस फर्स्ट सीरीज के अंदर जो वेरिएशन आएगी वैल्यू की वो बहुत ही कम आती है, बहुत ही माइन्यूट चेंज होता है फर्स्ट सीरीज के अंदर, राइट। अगर स्कैंडियम से हम क्रोमियम तक की देखें तो ऑलमोस्ट उनकी वैल्यू जो होती है सिमिलर होती है, और उसके बाद क्रोमियम से आगे अगर मैंगनीज से कॉपर तक की देखें तो उनकी ऑलमोस्ट सेम हो, बहुत ही माइन्यूट चेंज आता है, राइट। स्कैंडियम टू क्रोमियम ऑलमोस्ट सेम, with minor difference, almost same with slight difference, right। इसके बाद जो आपके पास मैंगनीज से कॉपर तक की आती है उनकी भी ऑलमोस्ट सेम रहती है विद माइनर स्लाइट डिफरेंस। और जिंक की सबसे ज्यादा क्यों होती है? क्योंकि उसकी कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल होती है, ठीक है बच्चे। अब हमारे पास ये माइन्यूट डिफरेंस क्यों आता है? क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन जो है वो भरे जा रहे हैं, n-1d ऑर्बिटल जो हमारी पेनिल्टीमेट शेल है, पेनिल्टीमेट शेल, इसमें इलेक्ट्रॉन फिलिंग हो रही है। अब इलेक्ट्रॉन इसमें भर रहे हैं, साथ में क्या हो रहा है? एटॉमिक साइज जो है वो घट, इलेक्ट्रॉन्स इसमें भर रहे हैं और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। अब ये n-1d इलेक्ट्रॉन में बढ़ रहे हैं, शील्डिंग इफेक्ट देते हैं, ये शील्डिंग इफेक्ट देंगे तो ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को नेट क्या कर देते हैं? कम करते हैं, जिसकी वजह से इसमें काउंटर बैलेंस होता है। न्यूक्लियर चार्ज जो होता है उसको काउंटर बैलेंस कर देते हैं। अब काउंटर बैलेंस करेंगे तो जिसकी वजह से क्या होता है कि आयनाइजेशन पोटेंशियल में बहुत ही माइन्यूट चेंज आता है, किसके अंदर? जो हमारी फर्स्ट सीरीज होती है, राइट। अब फर्स्ट सीरीज की हमारी फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल की बात हुई थी। अब अगर हम सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल बात करें, किसकी? सेकंड आईपी। अब सेकंड आईपी किसकी ज्यादा होगी? क्रोमियम की ज्यादा होगी, किससे? मैंगनीज से। क्यों? क्योंकि अगर एक इलेक्ट्रॉन हट गया तो 3 नेक्स्ट जो इलेक्ट्रॉन निकाला जाएगा वो 3d5 में से निकलेगा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में से, इसलिए इसकी एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी। सिमिलरली सेकंड आईपी की बात कर रहे हैं हम, सिमिलरली सेकंड आईपी जो कॉपर की है वो ज्यादा होगी, किससे? जिंक से। क्यों होगी? क्योंकि कॉपर की हमारे पास क्या आ जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन हट गया तो 3d10 में से जाएगा। कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन होती है हमारे पास 4s1 3d10। अब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया 4s1 में से, उसका दूसरा इलेक्ट्रॉन जो जाएगा वो 3d10 में से जाएगा, इसलिए इसकी सेकंड आईपी जो होगी वो ज्यादा होगी, राइट। फिर अगर हम थर्ड आईपी की बात करें, थर्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल, अब थर्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल की बात करें तो मैंगनीज की जो है वो आयरन से ज्यादा होगी। क्यों होगी? क्योंकि इसके अंदर से 3d5 में से रिमूवल होगा, एग्जैक्टली हाफ फील्ड। अब हाफ फील्ड में से रिमूव होगा तो उसके लिए एनर्जी क्या चाहिएगी? ज्यादा चाहिएगी निकालने के लिए, राइट। सिमिलरली हमारे पास जिंक की थर्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल जो होती है वो ज्यादा होती है, क्योंकि वो 3d10 में से रिमूव किया जाता है, ठीक है बच्चे। ओके, तो ये हमारे पास क्या हो सकते हैं? हमारे पास केसेस हैं जिसके कारण कि हम क्या कर सकते हैं? आयनाइजेशन पोटेंशियल को बता सकते हैं कि किस किस केस में कैसे हमारी आयनाइजेशन पोटेंशियल वेरी करती है। फर्स्ट आईपी में क्या वेरिएशन है, सेकंड आईपी में, और थर्ड आईपी के अंदर क्या वेरिएशन है। नोट डाउन करो अच्छे से। अब जो हमारे पास आयनाइजेशन पोटेंशियल का जब चेंज आ जाता है,
तो आयनाइजेशन पोटेंशियल चेंज होने के बाद क्या होगा कि आयनाइजेशन पोटेंशियल से हम ये बता सकते हैं कि हमारा जो मेटल की हमारी जो इनर वैल्यूज है उसमें क्या फर्क आएगा। ठीक है बच्चे, ओके। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल क्लियर हुई बच्चे की हमारे पास क्या चेंज आता है, किस किस के अंदर क्या वेरिएशन है हमारे पास, राइट। जिंक की ज्यादा चेंज, जिंक की फर्स्ट आईपी ज्यादा क्यों है और उसके थर्ड आईपी ज्यादा क्यों होती है, हाईएस्ट किस लिए होती है। ठीक है, और 3D और 4D के जो हमारे आयनाइजेशन पोटेंशियल होती हैं वो इररेगुलर होती हैं मोस्टली। इसके बाद जो हमारे पास आता है दैट इज स्टैंडर्ड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड पोटेंशियल, अब स्टैंडर्ड पोटेंशियल जो होता है वो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए टेंडेंसी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी कहते हैं हम इसे, राइट। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, टेंडेंसी टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन, उसको हम ई नॉट वैल्यूज कहते हैं। क्या कहते हैं? ई नॉट वैल्यूज। अब अगर आयनाइजेशन पोटेंशियल हमारे पास पता है तो उससे हम ये बता सकते हैं कि उसको मेटल को रेज करने के लिए उसके ऑक्सीडेशन स्टेट में हमें कितनी एनर्जी चाहिए, राइट। आयनाइजेशन पोटेंशियल कैन टेल अस अबाउट द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज टू द पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, अब यही कारण है क्योंकि जिसकी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के हिसाब से फिर हम उनकी बता सकते हैं कि ये कंपाउंड स्टेबल होगा या नहीं होगा। जैसे कि Ni2 positive is stabler, it is stable than Ni4 positive। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जिसकी Ip कम होगी वो ज्यादा स्टेबल होगा। Ni2 पॉजिटिव की जो Ip है मींस IE1 प्लस IE2, ठीक है जी, IE1 और IE2 जो होती है वो लेस होती है। ठीक है, लोअर द Ip मोर स्टेबल द कंपाउंड इज, मोर स्टेबल द कंपाउंड इज। ठीक है, या एलिमेंट जो है वो ज्यादा क्या करेगा, स्टेबल होगा किसमें, जब जिसकी Ip कम होगी। तो IE1 और IE2 जो होती है वो कम होती है IE3 और IE4 से, इसीलिए हमारे पास निकल 2 पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल होता है। सिमिलरली प्लेट जो हमारे पास प्लैटिनम की बात करें तो प्लैटिनम में Pt4 पॉजिटिव मोर स्टेबल है किससे, Pt2 पॉजिटिव से। क्यों है? क्योंकि Pt4 पॉजिटिव में जो हमारे पास IE3 प्लस IE4 है वो लेस देन है IE1 और IE2 से, आयनाइजेशन पोटेंशियल से। अब जिसके वैल्यू हमारे पास कम होती है वो क्या होता है, वो ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है बच्चे, अब ये तो हमारे पास होगी नॉर्मल्स में, बट अगर हम सॉल्यूशन की बात करें कि अगर हमारे पास सॉल्यूशन में हो तो कंपाउंड की स्टेबिलिटी जो डिपेंड करती है वो हमारी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे करती है। किसकी? इफ द कंपाउंड इज इन सॉल्यूशन, तो इफ compound is in solution then the stability depends on electrode potential rather than IP पे ना डिपेंड करते हुए किस पर डिपेंड करती है, ई नॉट वैल्यूज हमारी किस पर डिपेंड करती है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे। ठीक है, अब जो हमारे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज है, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू किसके फैक्टर पे डिपेंड कर जाती है भाई? ये हमारी डिपेंड कर जाती है एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, इस पर एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन क्या होती है? जब हम सॉलिड से डायरेक्टली
उसको हम क्या कहते हैं, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। सेकंड फैक्टर आता है, इट इज आयनाइजेशन पोटेंशियल। क्या आता है, आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइजेशन पोटेंशियल में क्या होता है कि हमारे पास गैसियस स्टेट से हम उसको आयन में चेंज कर देते हैं। क्या कर देते हैं, हमारे पास ये देखिए कि ये मेटल सॉलिड से किसमें, मेटल गैसियस स्टेट में आया तो हमारे पास एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन हो गई। फिर मेटल गैसियस स्टेट से मेटल पॉजिटिव आयन कैटायन बना लेते हैं उस टाइम हमारे पास आयनाइजेशन पोटेंशियल हो जाती है। क्या रहती है, फिर जो हमारे पास आयन आया है, क्या आया है, जो हमारे पास आयन आया है गैसियस स्टेट में, राइट। अब इस आयन को अगर हम पानी के अंदर डालते हैं, राइट, उस टाइम ये एक्वस सॉल्यूशन जो बना लेता है, राइट, उसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रेशन एंथैल्पी कहते हैं, हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो ये तीन चीजों पर हमारी क्या डिपेंड करती है, ई नॉट वैल्यूज डिपेंड करती है। ठीक है बच्चे, अब देखा जाए तो हमारी जो 3D सीरीज है इसके अंदर ई नॉट वैल्यूज के कुछ वेरिएशंस हैं, राइट। कुछ मैं वैल्यूज इनकी लिख देते हैं पहले, ठीक है। हम टू जो सेकंड है और थर्ड पोटेंशियल वाला, दोनों की हम वैल्यूज लिख देते हैं। जैसे कि M2 पॉजिटिव से M बनता है तो हमारे पास स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, निकल, कोबाल्ट, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। अब बच्चे इसके अंदर जो हम M2 पॉजिटिव से M की बात करें तो इनकी जो ई नॉट वैल्यूज हैं, M2 पॉजिटिव से M, स्कैंडियम की जो वैल्यू आती है दैट इज -1.63, -1.63। टाइटेनियम क्या आती है, -1.18। फिर वेनेडियम क्या आती है हमारे पास 0.91, राइट। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम। स्कैंडियम तो शो ही नहीं करता है, -1.63, 1.18, -0.91, -1.18, राइट। जो हमारे पास आयरन है वो कितने दिखाता है, 0.44, क्या 0.44। फिर हमारे पास कोबाल्ट 0.28, निकल 0.25 और ये हमारे पास +0.34 और जिंक जो है -0.76। ये हमारी वैल्यूज हैं किसकी, जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं। अब देखा जाए तो इनकी नॉर्मल वैल्यू से एक्सेप्शन बिहेवियर कुछ एलिमेंट्स हमें दिखाते हैं। जैसे कि हमारे पास मैंगनीज की, राइट, मैंगनीज, निकल और जो जिंक और कॉपर है, ये एक्सपेक्टेड बिहेवियर से डेविएशन दिखाते हैं। अब एक्सपेक्टेड बिहेवियर से डेविएशन दिखाते हैं मींस वैल्यूज के अंदर इनका जो वैल्यू होनी चाहिए उससे चेंज आती है। तो ये क्यों होता है, मैंगनीज के केस में तो इसलिए होता है क्योंकि एग्जैक्टली हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है, राइट। जिंक के केस में क्या होता है, एग्जैक्टली फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होती है।
जिसके कारण ज्यादा स्टेबिलिटी होती है। निकल के केस में मोर नेगेटिव हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है, और कॉपर के केस में देखा, इस सीरीज के अंदर कॉपर एक लौता ऐसा एलिमेंट है जिसकी प्लस 0.34 है। बाकी जितने भी आपके पास ये एलिमेंट है ये क्या कर देते हैं, एसिड में से हाइड्रोजन को लिबरेट करा सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव पोटेंशियल होता है। क्या होता है इनका सबका नेगेटिव पोटेंशियल होता है, विद एक्सेप्शन टू कॉपर। इसीलिए कॉपर का जो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल होता है, तो ये कॉपर जो है ये एसिड में से हाइड्रोजन लिबरेट नहीं कर सकता। इट cannot liberate हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड। क्यों बेटा, क्योंकि हाइड्रोजन का जो ई नॉट वैल्यू होती है वो 0 होती है। अब 0 होती है तो जिसकी नेगेटिव वैल्यू होती है सिर्फ वही रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है, पॉजिटिव वाला नहीं कर सकता है, वो एसिड में से हाइड्रोजन को लिबरेट नहीं कर सकता। अब कॉपर की जो ये वैल्यू है कि कॉपर की हमारे पास जो ई नॉट वैल्यू आई है ये पॉजिटिव आई है, इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि इसकी जो हमारे पास आयनाइजेशन पोटेंशियल और एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन होती है वो हाइड्रेशन एंथैल्पी से मैच नहीं करती है। ठीक है जी, क्यों नहीं करती है? कि एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन एंड आयनाइजेशन क्या है? एंथैल्पी of ionization and sublimation not balanced by enthalpy of hydration, enthalpy of hydration उससे मैच नहीं करती है। इसीलिए हमारे पास कॉपर की जो ई नॉट वैल्यू है वो पॉजिटिव होती है। बच्चा ये रीजन पूछ लेते हैं, रीजन याद रखना है, ठीक है? ओके, फिर अगर हम 3 पॉजिटिव से 2 पॉजिटिव की अगर बात करें, इससे 3 पॉजिटिव से 2 पॉजिटिव की बात करें, तो इसके अंदर भी हमारे पास ई नॉट वैल्यूज में वेरिएशन होता है, राइट? अब देखा जाए तो हमारी जो वैल्यूज अगर हम देखें 3 पॉजिटिव से 2 पॉजिटिव, इसके 0.37 फिर 0.26 0.41 फिर 1.57 0.77 और 1.97, राइट? जो हमारे पास ये वैल्यूज हैं ये हमारी देखिए जो 3 पॉजिटिव से 2 पॉजिटिव वाली वैल्यू है, मैंगनीज के केस में देखी जाए, किसमें? मैंगनीज के केस में, आयरन की और कोबाल्ट की। तो अगर हम इसकी बात करें कि हमारे पास जो M3 पॉजिटिव से जो M2 पॉजिटिव बन रही है, इसके अंदर जो वेरिएशन है कि हमारे जो मैंगनीज की जो हाई वैल्यू है वो क्यों है? तो मैंगनीज की हाई वैल्यू होने का कारण क्या है कि वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन देता है, ठीक है? मैंगनीज की हाई वैल्यू क्यों होती है? राइट, बिकॉज ई नॉट Mn3 पॉजिटिव से Mn2 पॉजिटिव हाई क्यों होती है? बिकॉज ऑफ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है जी, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन किससे आती है? देखिए कि अगर Mn2 पॉजिटिव होगा तो हमारे पास क्या आएगी? 3d5 आ जाएगी, राइट? जबकि अगर Mn3 पॉजिटिव होता है तो उसमें हमारी वैल्यू क्या होती है? 3d4 होती है, राइट? तो 3d5 में ज्यादा स्टेबिलिटी होती है, इसलिए Mn2 पॉजिटिव में ई नॉट की वैल्यू जो होती है वो ज्यादा होती है, राइट? और आयरन की
कम होने की वैल्यू क्यों है? क्योंकि Fe3 पॉजिटिव में हमारे पास ज्यादा स्टेबिलिटी होती है, राइट। आयरन की कम क्यों होती है, लेस क्यों होती है? क्योंकि Fe3 पॉजिटिव जो है वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन देता है, राइट। क्या देता है? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है बच्चे। फिर जो हमारे पास अगर देखा जाए कि स्कैंडियम जो होता है इसकी वैल्यू मैंने नहीं लिखी है, क्यों? क्योंकि वो नॉर्मल गैस कॉन्फ़िगरेशन में रहता है सीधा का सीधा ही, ठीक है जी। मींस इसकी ई नॉट वैल्यू बहुत ही कम होती है स्कैंडियम की, तो जिसकी क्यों होता है ऐसा? क्योंकि वो हमारी नॉर्मल गैस कॉन्फ़िगरेशन ले लेता है। जबकि अगर हम वेनेडियम की बात करें, क्या करें? वेनेडियम की, कि वेनेडियम की कम वैल्यू क्यों है? देखिए कितनी है, -0.26 जो हमारे वेनेडियम की वैल्यू है। तो ये क्यों है? वेनेडियम में देखिए हमारे पास अगर हम B2 पॉजिटिव बनाएंगे तो ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ले लेता है, कौन सी? T2G में। अब वेनेडियम जो है हमारे पास क्या होता है? इट इज 3D34S2, राइट। ये नॉर्मल हमारी वेनेडियम की कॉन्फ़िगरेशन है। अब मान के चलो इसमें B2 पॉजिटिव हो गया, अब 2 इलेक्ट्रॉन चले गए तो हमारे पास B2 पॉजिटिव कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? 3D3। और हमने उसमें पढ़ा था, कोऑर्डिनेशन में आपको पढ़ाया था कि हमारे पास जो स्प्लिटिंग होती है तो हमारे पास T2G और क्या EG ऑर्बिटल्स आ जाती हैं, तो नीचे हमारे पास T2G होती है। अब जिसकी एनर्जी कम होती है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, तो ये यहाँ पर तीनों के तीनों बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से इसकी वैल्यू कम आती है। ठीक है बच्चे। अब बात करते हैं, अगर हम इनकी रिएक्टिविटी की बात करें, कि अगर रिएक्टिविटी देखा जाए तो फर्स्ट सीरीज में से सारे के सारे एसिड एसिड में से हाइड्रोजन लिबरेट कर रहे हैं विद एक्सेप्शन टू कॉपर। और कॉपर क्यों नहीं करता, मैंने आपको ये बता दिया क्यों? क्योंकि कॉपर की ई नॉट वैल्यू जो होती है वो पॉजिटिव होती है, ठीक है। और टाइटेनियम और वेनेडियम में पैसिव होते हैं, टाइटेनियम और वेनेडियम पैसिव होते हैं टू द नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जो आपके पास होते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये ऑक्साइड की लेयर बना देते हैं। टाइटेनियम और वेनेडियम फॉर्म अ लेयर ऑफ ऑक्साइड विद नॉन ऑक्सीडाइजिंग डाइल्यूट एसिड्स, ठीक है बच्चे। तो हमारे पास ज्यादा स्टेबिलिटी अगर देखा जाए तो कौन से आयन की ज्यादा है? मैंगनीज की, निकल की और जिंक की। कौन सी? Mn हमारे पास Mn2 पॉजिटिव, Ni2 पॉजिटिव और Zn2 पॉजिटिव, राइट। ये ज्यादा स्टेबल है। क्या है? ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। इसलिए इनकी मोर नेगेटिव ई नॉट वैल्यूज होती हैं, इसलिए इनकी मोर स्टेबल है, इसलिए इनकी क्या होती है? मोर नेगेटिव ई नॉट वैल्यूज होती हैं इनकी, ठीक है बच्चे। मैंगनीज, निकल और जिंक की, राइट। अब देखा जाए अगर हमारे पास हम 3 पॉजिटिव वाली स्टेट में देखें कि हमारे पास Mn3 पॉजिटिव ले लेते हैं और कोबाल्ट 3 पॉजिटिव ले लेते हैं, तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेंगे। कौन? Mn3 पॉजिटिव और CO3 पॉजिटिव एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या है बेटा? कि ऑक्सीडेशन करवाएंगे, क्यों? है खुद की रिडक्शन करवा लेंगे। खुद की रिडक्शन क्यों करवाएंगे? क्योंकि Mn2 पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल होता है तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? गेन कर लेगा, राइट। सिमिलरली ये भी CO3 पॉजिटिव जो है कोबाल्ट 2 पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल होती है तो ये भी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करते हैं, ठीक है बच्चे। जबकि हमारे पास अगर हम टाइटेनियम, वेनेडियम और क्रोमियम की बात करें, इसकी Ti2 पॉजिटिव, B2 पॉजिटिव एंड Cr2 पॉजिटिव, दीज आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। और ये एसिड में से हाइड्रोजन को डिसइक्विलिब्रेट करा सकते हैं, ठीक है बच्चे। तो रिएक्टिविटी डिपेंड करती है किसके ऊपर? उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करती है कि वो एग्जैक्टली हाफ फिल्ड है या फिर कंप्लीटली फिल्ड है।